मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सोशलॉजिकल थॉट के अंतर्गत जारी किया जा रहा है। एंथनी गिडेंस थिंकर के विचारों को हम आगे निरंतर जारी कर रहे हैं। ये उन्हीं से संबंधित सेकंड लेक्चर है, ध्यान से सुनिए। गिडेंस के प्रमुख विचार, मेजर व्यूज ऑफ गिडेंस। एक बहुमुखी प्रतिभा वाले विचारक के रूप में गिडेंस ने समाजशास्त्र के अतिरिक्त अनेक दूसरे क्षेत्रों से संबंधित भी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत विवेचन में गिडेंस द्वारा दी गई उन प्रमुख अवधारणाओं और सिद्धांतों को संक्षेप में समझना आवश्यक है, जिन्हें समाजशास्त्र के लिए उनके प्रमुख योगदान के रूप में देखा जाता है। नंबर 1, समाजशास्त्र की प्रकृति, द नेचर ऑफ सोशोलॉजी। सन 1976 से पहले गिडेंस ने समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न संप्रदायों तथा परंपराओं की समालोचनात्मक टिप्पणियों पर अधिक बल दिया था, किंतु अपनी दो प्रमुख पुस्तकों न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1976 एंड सोशोलॉजी 1982, जिसका 7वां संस्करण वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ, में उन्होंने एक और सूक्ष्म समाजशास्त्र माइक्रो सोशोलॉजी तथा वृत्त समाजशास्त्र मैक्रो सोशोलॉजी के विवाद को दूर करते हुए इन दोनों की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट किया, तो दूसरी ओर समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा, पिछले 2 या 3 शताब्दियों में होने वाली औद्योगिक रूपांतरण से जिन नई संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं के अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। इसके साथ ही गिडेंस ने दुर्खिम तथा वेबर से भिन्न विचार देते हुए बताया कि समाजशास्त्र को एक व्याख्यात्मक बोध से संबंधित अध्ययन मानने की जगह यह अधिक उपयोगी है कि हम उनके अंतर्गत व्यक्तियों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न अभिकरणों, एजेंसियों तथा प्रेरणाओं को समझने का प्रयत्न करें। उन्होंने माना कि सामाजिक व्यवस्था किसी स्वचालित उद्विकासीय प्रक्रिया का परिणाम नहीं होती, बल्कि व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली नियोजित क्रियाओं का परिणाम होती है। इन क्रियाओं की प्रकृति में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। इसके साथ ही उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन में शक्ति की उन संरचना के अध्ययन पर भी बल दिया जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है, और इस प्रकार व्यक्तियों की सामान्य क्रियाओं को प्रभावित करने का एक प्रमुख स्रोत है। नंबर 2, संरचनाकरण, स्ट्रक्चरेशन। गिडेंस द्वारा प्रस्तुत संरचनाकरण का सिद्धांत उनके समाजशास्त्रीय चिंतन का एक प्रमुख आधार है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या हमारे सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटी अथवा सामाजिक जीवन का निर्माण व्यक्तियों के रूप में कुछ सामाजिक शक्तियों के द्वारा होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि यद्यपि व्यक्ति अपनी विभिन्न क्रियाएं करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते तथा उनका ज्ञान और जानकारियां भी सीमित होती हैं, फिर भी व्यक्ति वे एजेंसी या अभिकरण हैं जिनके द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है तथा समाज में परिवर्तन लाया जाता है। उन्होंने संरचना तथा व्यक्तियों के रूप में विभिन्न अभिकरणों को एक संयुक्त रूप में देखते हुए उन्हें एक द्वैधता का नाम दिया तथा यह बताया कि इनमें से किसी को भी दूसरे से पृथक करके नहीं समझा जा सकता। इसका तात्पर्य है कि व्यक्तियों द्वारा समाज का निर्माण होता है, लेकिन साथ ही व्यक्तियों की क्रियाओं पर समाज का एक बाध्यतामूलक प्रभाव भी होता है। दूसरे शब्दों में
एक विशेष संरचना के द्वारा ही व्यक्तियों की क्रियाओं को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। उनके शब्दों में सामान्य संरचनाओं का निर्माण मानवीय अभिकरणों के द्वारा होता है, जबकि संरचनाएं ही वे माध्यम हैं जिनके द्वारा समाज का निर्माण होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न संरचनाएं कुछ विशेष व्यवस्थाओं का निर्माण करती है, उसी को हम संरचनाकरण कहते हैं। गिडेंस ने व्यवस्था को मानवीय अभिकरणों द्वारा स्थापित गतिविधियों अथवा समय और स्थान से ऊपर उठकर सामाजिक संबंधों के विशेष प्रतिमान के रूप में स्पष्ट किया, जबकि संरचना से उनका तात्पर्य उन नियमों और संसाधनों के सेट से है जो व्यक्तिकर्ताओं के व्यवहारों और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार संरचनाकरण का तात्पर्य उन संबंधों से है जो एक विशेष समय और स्थान के अनुसार एक विशेष रूप ग्रहण करते हैं। गिडेंस ने स्पष्ट किया कि संरचनाएं विभिन्न परंपराओं, संस्थाओं, नैतिक नियमों तथा सामाजिक प्रत्याशाओं के समुच्चय सेट के रूप में विभिन्न कार्यों को करने के स्थापित तरीके हैं तथा इनकी प्रकृति काफ़ी स्थायी होती है। इसके बाद भी जब व्यक्तियों द्वारा इन विशेषताओं को कुछ दूसरी विशेषताओं से स्थानापन्न किए जाने लगता है तो संरचनाओं में परिवर्तन भी हो सकता है। इस प्रकार गिडेंस ने संरचनाकरण के सिद्धांत को संरचना तथा व्यक्तिक क्रियाओं की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करने के लिए विकसित किया है। नंबर 3, लघु तथा वृहत उपागम का संबंध, रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोच। अपने संरचनाकरण के सिद्धांत के द्वारा गिडेंस का एक महत्वपूर्ण योगदान समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अंतर्गत चलने वाले लघु तथा वृहत सिद्धांतों से संबंधित विवाद को दूर करना है। गिडेंस से पहले जहां अनेक समाजशास्त्रियों ने वृहत सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक यथार्थ की विवेचना को महत्वपूर्ण माना, वहीं अनेक दूसरे लेखकों ने लघु सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्रीय विवेचना पर बल दिया। गिडेंस ने लघु उपागम तथा वृहत उपागम से संबंधित अनेक उदाहरण देते हुए यह निष्कर्ष दिया कि समाज में होने वाले सभी परिवर्तन लघु तथा वृहत स्तर की घटनाओं और शक्तियों का एक संयुक्त परिणाम होते हैं। लघु उपागम को परिवार के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए गिडेंस ने बताया कि परिवार में व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव करने तथा उससे कुछ विशेष तरह के संबंध रखने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन इस लघु उपागम से यह स्पष्ट नहीं होता है कि व्यक्ति पर दबाव डालने वाली वे कौन सी शक्तियां हैं जो व्यक्ति को मनमाने रूप से जीवन साथी का चुनाव करने और उसके साथ कुछ विशेष तरह के संबंधों को स्थापित करने से रोकती हैं। वृहत उपागम के रूप में उन्होंने राज्य तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा वैश्वीकरण के संबंधों का उल्लेख किया। वैश्वीकरण के द्वारा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास के व्यापक अवसर मिलते हैं, लेकिन स्थानीय आधार पर इसके फलस्वरूप ऐसे बहुत से संकट भी पैदा हो जाते हैं जो व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसका तात्पर्य है कि लघु तथा वृहत उपागम में एक दूसरे के तत्व घुले मिले होते हैं। इसी तरह धर्म का संबंध वृहत उपागम से है, जबकि पति पत्नी के बीच स्थापित होने वाले संबंधों की विवेचना लघु उपागम से संबंधित है। आज विवाह तथा पति पत्नी के यौनिक संबंधों को व्यवस्थित रूप देने के लिए बनने वाले सामाजिक कानूनों वृहत उपागम से लोगों के दैनिक जीवन में स्थापित होने वाले संबंधों का धार्मिक रूप नेक्स्ट तथा उनके व्यवहारों की प्रकृति लघु उपागम बदलने लगी है।
इसी तरह अनेक सामाजिक आंदोलनों जैसे महिला स्वतंत्रता तथा सामाजिक समानता के लिए होने वाले आंदोलन व्रत उपागम से संबंधित घटनाएं हैं, किंतु इन आंदोलनों का प्रादुर्भाव दैनिक जीवन की जिन समस्याओं के कारण होता है वे लघु स्तर की घटनाओं को स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को लघु और व्रत उपागम की संयुक्तता के आधार पर विकसित करना आवश्यक है। नंबर 4, आधुनिकता, मॉडर्निटी। गिडेंस के चिंतन का एक प्रमुख आधार उनके द्वारा प्रस्तुत आधुनिकता की अवधारणा है। गिडेंस से पहले अनेक लेखकों ने आधुनिकता की अवधारणा को कुछ विशेष आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सूचकांकों के आधार पर स्पष्ट किया। अनेक लेखकों ने आधुनिकता से संबंधित संसूचकों में होने वाले परिवर्तन को उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निटी के रूप में भी स्पष्ट करना आरंभ कर दिया। गिडेंस ने उत्तर आधुनिकता की अवधारणा को स्वीकार न करते हुए वर्तमान दशा को केवल आधुनिकता में होने वाले एक आमूल परिवर्तन के रूप में स्पष्ट किया। आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरणों के द्वारा पूर्व आधुनिकता, प्री मॉडर्निटी, आधुनिकता, मॉडर्निटी तथा उच्च आधुनिकता, लेट मॉडर्निटी के अंतर पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार पूर्व आधुनिक समाजों से लेकर उच्च आधुनिकता से संबंधित समाजों में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन यह परिवर्तन निश्चित रूप से मानव विकास की प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं करते। उन्होंने उदाहरण दिया कि पूर्व आधुनिक अथवा परंपरागत समाजों में व्यक्तियों के अधिकांश क्रियाएं प्रथाओं, परंपराओं और वृद्धजनों के अनुभवों से प्रभावित होती थी। परंपरागत समाजों की जगह जब आधुनिक समाजों ने ले ली तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक विशेषीकृत व्यवस्था की आवश्यकता बढ़ने लगी। विशेषीकरण से संबंधित सुविधाएं प्रत्येक समय और स्थान से संबंधित न होने के बाद भी इन पर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ती गई तथा विशेषीकृत ज्ञान के रूप में नई प्रौद्योगिकी से पैदा होने वाले खतरों की संभावना भी बढ़ने लगी। समाज जैसे जैसे उच्च आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ने लगा, समकालीन समाजों में आज अनिश्चितता और असुरक्षा में भी वृद्धि होती जा रही। इस दशा को स्पष्ट करने के लिए गिडेंस ने उच्च आधुनिकता को एक ऐसी दशा से संबंधित माना जिसे उन्होंने जुगरनॉट के नाम से संबोधित किया। जुगरनॉट से उनका तात्पर्य एक ऐसी विनाशकारी शक्ति से है जो बिना रुके क्रूरता के साथ विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के जीवन में नई समस्याएं पैदा करती रहती हैं। इसी आधार पर उन्होंने उच्च आधुनिकता की वर्तमान दशा को उत्तर आधुनिकता के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनकी इस अवधारणा की विस्तृत विवेचना हम आगे करेंगे। नंबर 5, अधिक जोखिम भरा समाज, हाई रिस्क सोसाइटी। गिडेंस ने 21वीं शताब्दी में तेजी से बढ़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर विचार करके अधिक जोखिम भरे समाज के रूप में एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार वैश्वीकरण के फलस्वरूप एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास होने के साथ ही जनसंचार के साधनों का भी आश्चर्यजनक रूप से विस्तार हुआ है। आज विश्व में करोड़ों लोग इंटरनेट का उपयोग करके नए प्रकार के संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसके जहाँ अनेक लाभ हैं, वहीं इस दशा ने एक अधिक जोखिम भरे समाज का निर्माण किया है। यह समाज वह है जिसमें अवसरों की अधिकता के साथ विभिन्न प्रकार के संकटों की संभावना भी बढ़ती जा रही है। वर्ष 2009 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जलवायु परिवर्तन की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज में उन्होंने बदलती हुई जलवायु के प्राकृतिक विपत्तियों तथा विभिन्न प्रकार के आर्थिक संकटों को उन खतरों के रूप में स्पष्ट किया है जो इस जोखिम भरे समाज की ही देन है। गिडेंस का मानना है कि जलवायु में होने वाला परिवर्तन एक ऐसा खतरा है जिससे पूरी दुनिया में औद्योगिक सभ्यता के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। औद्योगिकरण से पहले तक विकसित होने वाली किसी भी सभ्यता के अंतर्गत प्राकृतिक शक्तियों में कमी भी उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया जैसा आज औद्योगिक विकास के माध्यम से हो रहा है। मनुष्य जैसे जैसे
अपने प्राकृतिक पर्यावरण में हस्तक्षेप करता जा रहा है, उसके सामने प्राकृतिक विपत्तियां नए नए रूपों में लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व के समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी का बढ़ता हुआ खतरा। नेक्स्ट, अतिवृष्टि तथा विभिन्न बीमारियों में होने वाली वृद्धि इस तरह की प्राकृतिक विपत्तियां हैं। जलवायु परिवर्तन से वायुमंडल में इस तरह के हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिन्होंने प्रकृति द्वारा स्थापित संतुलन को नष्ट कर दिया है। अपनी एक नई पुस्तक यूरोप इन द ग्लोबल एज में उन्होंने अधिक जोखिम भरे समाज के अंतर्गत विश्व स्तर के आर्थिक संकट पर भी प्रकाश डाला। यूरोप में जिन देशों ने मिलकर यूरोप पर आधारित जिस आर्थिक संगठन का निर्माण किया, उससे उत्पन्न होने वाले खतरे अब स्पष्ट होते जा रहे हैं। इसका उदाहरण वर्ष 2015 में ग्रीस की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में होने वाला वह विघटन है, जो बढ़ते हुए उपभोक्तावाद के कारण सार्वजनिक संगठनों पर ऋणों के बढ़ते हुए बोझ के कारण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गिडेंस ने अधिक जोखिम भरे समाज की विवेचना वैश्वीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में की है। तीसरा मार्ग, सन 1998 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द थर्ड वे में गिडेंस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सामाजिक लोकतंत्र के रूप में बदलने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज असमानता भरी राजनीति की जगह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत राजनीतिक आत्ममंथन के द्वारा लोकतंत्र का सही अर्थ में लोकतांत्रिकरण किया जाए। इसका तात्पर्य है कि राजनीति को सही दिशा देने के लिए एक और लैंगिक असमानताओं को दूर करके नैतिक संबंधों में सुधार लाया जाए तथा दूसरी ओर हिंसा तथा सत्ता पर आधारित राजनीति की जगह परस्पर वार्तालाप एवं रचनात्मक कार्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के मतभेदों को दूर किया जाए। यही वह तीसरा रास्ता है जिसके द्वारा लोगों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निर्भरता और विश्वास का वातावरण विकसित किया जा सकता है। उनके अनुसार राजनीतिक जीवन में अनेक दशाओं के प्रभाव से अब वामपंथ तथा दक्षिणी पंथ का विभाजन समाप्त हो रहा है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न समाजों में वर्ग संरचना की प्रकृति में भी आमूल परिवर्तन स्पष्ट होने लगा है। इस दशा में गिडेंस के अनुसार एक नई राजनीति के निर्माण के लिए कुछ विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता है। यह प्रयत्न है एकता में होने वाली कमी में सुधार, जीवन विधि पर आधारित राजनीति को मान्यता, रचनात्मक राजनीति के द्वारा लोगों के सक्रिय विश्वास को प्रोत्साहन, पारस्परिक चर्चाओं पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना, कल्याण राज्य की अवधारणा पर पुनर्विचार एवं हिंसा की घटनाओं पर नियंत्रण। गिडेंस के अनुसार राजनीति में तीसरे मार्ग का मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण से उत्पन्न दोषों का समाधान करना, व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुधार लाना तथा मानव जीवन को प्रकृति से जोड़ना है। इन्हीं विचारों के आधार पर वर्ष 2002 में गिडेंस को आस्टूरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे स्पेन के नोबेल पुरस्कार के बराबर ही माना जाता है। वैश्वीकरण पर विचार, व्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अपनी पुस्तक रन अवे वर्ल्ड में गिडेन ने वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा, विश्वव्यापी आधार पर सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने की यह वह प्रक्रिया है जो दूर दराज के क्षेत्रों को एक दूसरे से इस प्रकार जोड़ती है कि हजारों मील दूर उत्पन्न होने वाली कोई घटना स्थानीय जीवन को भी प्रभावित करने लगती है। गिडेंस ने
वैश्वीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कारण केवल आर्थिक पक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके कारण व्यक्तिगत जीवन से विभिन्न पक्ष हमारी परिवार व्यवस्था तथा मूल्यगत प्राथमिकताओं में भी परिवर्तन होने लगा है। व्यवहारिक रूप से वैश्वीकरण न तो विभिन्न देशों के समान आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की एक प्रक्रिया है और न ही इसे प्रत्येक दशा में विकास के एक सुखद परिणाम कहा जा सकता है। यूरोप तथा अमेरिका से बाहर के देश इस प्रक्रिया को अमेरिकीकरण की एक असहज प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं तथा उन सांस्कृतिक प्रभावों को हानिकारक मानते हैं जो कोका कोला और मैकडोनाल्ड जैसे उत्पादों की अवांछित वृद्धि के कारण सामने आए हैं। वैश्वीकरण ने स्थानीय संस्कृतियों पर आघात करने के साथ ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानताओं में वृद्धि की है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जहां शक्तिशाली देश अधिक समृद्ध हुए हैं, वहीं विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार की नई समस्याओं और अभावों में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट, आज वैश्वीकरण का विकास जिस रूप में हो रहा है वह अपनी प्रकृति से अराजक और अव्यवस्थित है तथा इसमें अनेक औद्योगिक और सांस्कृतिक दबावों का समावेश है। वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पूंजी पर कुछ बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का एकाधिकार बढ़ने लगा तथा संपन्न देशों की सीमाओं पर स्थित कमजोर देश उनकी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होने लगे। इस अर्थ में यह एक तरफ का अप्रत्यक्ष उपनिवेशवाद है। कुछ समय पहले तक अमेरिका और रूस के बीच होने वाले शीत युद्ध के कारण सैन्य शक्ति का विस्तार इन्हीं दोनों खेमों तक सीमित था, लेकिन अब तीसरी दुनिया के देश भी अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए हैं। यह वह दशा है जिसके फलस्वरूप दुर्बल वर्गों की दशा में सुधार का लक्ष्य कमजोर पड़ जाता है। वैश्विक स्तर पर होने वाली औद्योगिक विकास के फलस्वरूप श्रम विभाजन का एक ऐसा रूप सामने आने लगा जिसने संख्या के एक बड़े भाग को रोजगार के अवसरों से वंचित कर दिया। अपनी पुस्तक में गिडेंस ने वैश्वीकरण को आधुनिकीकरण के एक साधन के रूप में स्पष्ट किया, लेकिन इसे आधुनिकीकरण का एक ऐसा साधन माना जिसने अविकसित देशों की सामाजिक सुरक्षा, मूल्य संरचना तथा संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया। गिडेंस द्वारा प्रस्तुत यह सभी विचार वे हैं जो विभिन्न अवधारणाओं से संबंधित प्रचलित विचारों से काफ़ी भिन्न हैं। इन विचारों से यह भी स्पष्ट होता है कि गिडेंस का चिंतन बहुआयामी प्रकृति का है, जिसके द्वारा उन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अतिरिक्त उन समकालीन विषयों पर भी विचार किया जिन्हें विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ मैटर, विषय सामग्री आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजी जा रही है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस विषय सामग्री का अध्ययन करें। साथ ही आज जारी किया जा रहा ऑडियो वीडियो, इसका भी आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, इसको सुनें और अपनी तैयारी करते रहें। आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा और अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।